तो दो सदिशों का गुणनफल हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। दो तरीका आपको बताया गया था, एक अदिश गुणनफल और दूसरा सदिश गुणनफल, और उसको हम लोग पढ़ते हैं एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम लोग वही डॉट और क्रॉस पढ़ने वाले हैं, फिलहाल तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे भाई। इसको कितने भाग में बांट दिया गया है? दो भाग में। एक कहलाता है बाबू अदिश गुणन, यानी यहां रिजल्ट के रूप में दिशा नहीं मिलने वाला, और दूसरा होता है सदिश गुणन। अदिश गुणन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट, जैसा इसका नाम है वैसा दिखेगा भी, डॉट के शक्ल में, और ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। नाम ही है क्रॉस, तो क्रॉस के रूप में रहेगा। ये दोनों हो गया। अब सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक है वो है किसके बारे में पढ़ना? अदिश गुणन के बारे में पढ़ना है। अदिश गुणन, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बाबू स्केलर। गुणन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सदिश में जोड़ घटाव तो देख ही लिए, जोड़ना वगैरह सब काम देख लिया, एकांक निकालने के लिए सीख गए, परिमाण निकालने के लिए सीख गए। अब अगला टॉपिक जो हम लोग का शुरू हुआ वो कौन सा है? अदिश, कि आखिर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इसको स्केलर बोलते हैं, इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं बाबू? वेक्टर। अब नाम है वेक्टर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें दिशा का होना जरूरी होगा, और साथ में कौन होगा? परिमाण। और इसके वाला में, इसमें इसका नाम है स्केलर, इसका मतलब इसमें केवल कौन होगा? परिमाण, वैल्यू, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, और आएगा भी नहीं, क्योंकि हमको मालूम है, और फिर से एक बार हम रिवीजन भी करवा देंगे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का रिजल्टेंट क्या होता है, परिणामी क्या होता है, सब देख लेंगे। आज का लेक्चर यही रहने वाला है। अदिश गुणन वैसे लॉजिक आया कहाँ से है भाई, इसको भी देख लो बाबू पहले। तो सर एक सदिश मेरे पास है ये, और दूसरा सदिश मेरे पास है यहाँ। दोनों सदिश के बीच में जो एंगल फॉर्म किया वो है थीटा। एक सदिश हो गया बाबू ये वेक्टर ए, और दूसरा सदिश ये हो गया वेक्टर बी। अब ये थीटा कैसे परिभाषित है? सर थीटा जो होगा वो या तो 0 डिग्री हो सकता है या 0 से बड़ा, और नहीं तो पाई हो सकता है या पाई से छोटा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दो सदिश का आप दिशा देख रहे हो, एक सदिश यहां है तो दूसरा सदिश भी इसी दिशा में हो सकता है, तब थीटा कितना हो जाएगा बाबू? 0 डिग्री। अब 0 से धीरे धीरे बड़ा होगा तो जो दूसरा वाला सदिश है बी, वो ऐसे से खड़ा होते हुए यहाँ 90 डिग्री पे हो सकता है, 90 से होते हुए 120, 150 होते हुए फाइनली कहाँ पे जाके गिर सकता है? 180। अब तुम बोलोगे सर ये उल्टा हो गया, तो बाबू उल्टा भी होगा। अगर ये इधर भी गया तब भी ये न्यूनकोण बनाना शुरू कर देगा, नेगेटिव ही सही, बट न्यूनकोण तो बनना शुरू हो जाएगा ना। फिर से यहाँ पर 0 और पाई के बीच में ही बात शुरू हो जाएगी, अगर हम एंगल के रूप में देखें तो फिर से रिजल्ट मेरा मिल जाएगा। आया बात समझ में? इस न्यूनकोण नहीं, मतलब 180 से छोटा बनने लगेगा, तो हम यहाँ पर फिर से इसी रेंज के बीच में थीटा को लेके चले आएंगे। अगर ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी, बस फोटो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, समझे? इसलिए थीटा किसके और किसके बीच में लाई करेगा, तो हम बोलेंगे थीटा 0 और 180 तक में होगा। थीटा जो होगा वो एलिमेंट होगा किसका? 0 to पाई। अभी सही है ना? ये वाला भी हम लोग 11th क्लास में मैथ में पढ़े हैं कि जब हम लोग ये वाला स्क्वायर लगाते हैं, अभी इसमें पढ़े थे हम लोग, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ा था ये चीज़, ये सिंबल वाला है ना, कि जब इक्वल का निशान लग जाए तो बड़ी ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट भी बोला जाता है, और नहीं तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं बाबू? ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है बात यहाँ तक? अब इन दोनों के बीच में वो कौन सा प्रोडक्ट देखना बाबू? अदिश ना। तो अदिश गुणन के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब ये डॉट ही इसका प्रमाण है अदिश का, इज इक्वल क्या बनाया गया बाबू? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का परिमाण निकाल दो, इसके बाद बताया गया वेक्टर बी का परिमाण निकाल दो, और साथ में दोनों के बीच जया नहीं कोजया यानी कि कॉस थीटा, और कॉस थीटा का परिमाण निकाल दो। तो कॉस थीटा का परिमाण तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है ना, इसलिए चाहो तो जरूरत पड़े तो तुम परिमाण भी लिख सकते हो, और नहीं तो तुमको परिमाण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉस में कोई दिशा नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? वो तो सीधा सीधा वैल्यू होगा, तो वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो। एक बात आपको, ये फॉर्मूला है भाई, ये कौन सा मिल गया? ये फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं कोण को। देखो एक तो ये हो गया, फॉर्मूला से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? एंगल को, कोण को।
अगर हमसे कोई बोले कि फाइंड आउट कॉस थीटा, तुम बोलोगे सर जो वैल्यू निकालना हो उसको अकेला कर देंगे, बाकी इधर आ जाएगा। तो वो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। मतलब पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा और फिर ए का परिमाण और बी के परिमाण से भाग लगा देना पड़ेगा, यही काम करना है। हद से हमको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉस के बराबर का वैल्यू नहीं मिला तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स, या फिर हम इसको बना सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और साथ में मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, ये बन गया। ऐसे भी बन सकता है, थीटा निकलता है ना कॉस इनवर्स करके, ये रिजल्ट हो गया। लेकिन इन सब में एक चीज़ तुम देखोगे बाबू, देखो क्या क्या चीज़ तुम पढ़े हुए हो। तुम ये निकालने के लिए जानते हो, ये निकल जाता है तुमसे। ए डॉट बी निकालने के लिए ये पूरा वैल्यू तुमको करना पड़ेगा। कई बार कॉस थीटा दिया ही नहीं, अगर मान लो थीटा का वैल्यू नहीं दिया, 45 डिग्री 60 डिग्री नहीं दिया, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तब तुम कभी भी ए डॉट बी नहीं निकाल पाओगे। तो तुम्हारे पास एक डायरेक्ट तरीका होना चाहिए ए डॉट बी निकालने का। जैसे अगर हमसे अभी कह दे बाबू कि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, है ना, और वेक्टर ए का वैल्यू भी दे दिया गया हो लाइक आई प्लस जे, और वेक्टर बी का भी वैल्यू दे दिया गया हो लाइक आई माइनस के। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तुम तो सीधे फॉर्मूला पे रेफर करोगे कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तुम देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 होगा बाबू। उसके बाद बाबू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, यहां देखो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर से √2 मिलेगा। और साथ में क्या है बाबू, कॉस 90 यहां लिख दिया। तो ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, ये सबको 0 कर दिया, तो ए डॉट बी का वैल्यू हमको यहां पे मिल गया 0। लेकिन ए डॉट बी का वैल्यू 0 हमको कब मिला, जब मेरे पास कोण दिया हुआ था। सिर्फ ए और बी के दिए रहने से क्या हम ए डॉट बी यहां पर निकाल सकते थे, नहीं ना। लेकिन उसके लिए हमको एक डायरेक्ट अप्रोच भी दिया गया कि मान लो कि कल को तुम्हारे पास कॉस गायब कर दे, मतलब थीटा ही गायब कर दे, और तुमसे प्रश्न मांग दे कि कोण का मान निकालो। तो कोण का मान निकालने के लिए उसके वेरिएबल्स को देखो कि क्या क्या चीज़ तुमको चाहिए। ए का परिमाण चाहिए, बी का परिमाण चाहिए। तो ए और बी तो दिया हुआ होगा ना क्वेश्चन में, तो ए और बी जब दिया हुआ होगा तो परिमाण तो तुम निकाल लोगे, फिर तुमको ए डॉट बी भी तो निकालना पड़ेगा। अब ए डॉट बी का डायरेक्ट अप्रोच क्या है वो देख लो, डॉट प्रोडक्ट का कौन सा अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। कि भाई फॉर्मूला तो ठीक है, क्या हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। इसको हटा देते हैं बाबू, अभी जरूरत नहीं है अभी इसका। तो ए डॉट बी डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर वेक्टर ए दिया हुआ हो मेरे पास एक्स आई प्लस x1 कर देते हैं, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। उसी तरीके से डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ हो x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के। डॉट प्रोडक्ट है, बीच में डॉट लगा हुआ है, हम दोनों को गुना करना शुरू करेंगे। x1 आई को x2 आई से गुना करेंगे, तो x1 डॉट x2, थोड़ा ध्यान रखोगे, थोड़ा इसको हम ऊपर ही कर देते हैं, बाद में इसको फिर ठीक कर देंगे। थोड़ा ध्यान रखोगे बाबू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जब लिखाएगा तो दिमाग ना उलझ जाता है, इसलिए ध्यान यहाँ रखिएगा। x1 इंटू x2, आई को आई से गुना करेंगे तो आई डॉट आई होगा, प्लस फिर इसी वैल्यू को इससे भी गुना करना है, तो ये हो जाएगा x1 y2, और यहाँ है बाबू आई और यहाँ कौन है बाबू j। क्लियर है बात। प्लस फिर से देखो x1 i को z2 से करेंगे, तो x1 को z2 से गुना कर दिया, और i को किससे गुना करना पड़ेगा, k से, तो i डॉट k। कोई तकलीफ। अब यहां से बाबू इस y1 को तीनों से गुना करना है, तो y1 को x2 से गुना करेंगे, पहले हम लिख दिया y1 x2, और फिर j को गुना करेंगे i से, तो j डॉट i, प्लस फिर से y1 को गुना करना है y2 से, तो यहां लिखेंगे बाबू y1 y2, इसके पास भी j है, इसके पास भी j है, तो लिखेंगे j डॉट j, प्लस अब ये y1 गुना हो जाएगा z2 से, y1 और गुना हो गया z2 से। y1 का गुणांक कौन है बाबू j, और z2 का गुणांक कौन है k, j डॉट k।
देखो अगला तीसरा वाला पद आएगा z1 और x2, z1 भी आ गया और x2 भी, k को i से, k डॉट i, फिर z1 y2 से, z1 और y2, इसका हो गया बाबू k और इसका हो गया j। अगेन z1 को z2 से, तो ये हो जाएगा बाबू z1 z2 k डॉट k। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? गुना किया है, जो जिसका पद था एगो इसको उठाया, उसको तीनों से गुना किया, फिर इसको उठाया, उसको तीनों से गुना किया, इसको उठाया, फिर उसको तीनों से गुना किया, बस यही काम किया। ठीक है, अच्छा। सारा का सारा रिजल्ट इसका यहां छिपा हुआ वो कि अगर हम थीटा इज इक्वल 0 डिग्री करें, थीटा 0 का पॉसिबल है, ए की दिशा यही होगी बाबू, है ना, और बी की दिशा भी कौन हो जाए, यही हो जाए, यस। तब हम मेरा थीटा क्या कंसिडर करेगा, तब मेरा थीटा हो जाएगा यहां पर 0 डिग्री। तो हमको मालूम है कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहां देखो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और साथ में cos 0 डिग्री, है ना। ठीक सर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मिल जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। एक रिजल्ट ये है, खाली बात समझना। अभी 0 डिग्री, अगर यही सदिश, कौन सदिश बाबू, ये वाला, अगर यही सदिश कुछ ऐसा हो जाए, एक वेक्टर यहां और एक वेक्टर यहां, तो बीच में एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। फिर से आप निकालोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप बनाएंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और साथ में कितना बाबू, cos 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल क्या निकल जाता है, 0। बट ये केस क्या है, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। यहां तक बात क्लियर है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बाबू, हम लोग 3D को पढ़ लिए हैं मेरे ख्याल से, और 3D में हम लोग क्या देखा था कि आई, जे और के, ये आई था बाबू, ये वाला जे था और ये वाला के था, तीनों एक दूसरे पे क्या थे, लंबवत। तो आई और जे के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वैल्यू क्या आएगा, कैसे 0 आएगा, एक दूसरे के लंबवत है। तो यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो देखो क्या बनेगा, बात समझना बाबू, आई डॉट जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आई, मैग्नीट्यूड जे, और साथ में क्योंकि हमको मालूम है कि आई और जे एक दूसरे से 90 डिग्री पे झुके हुए होते हैं, है ना। उसी तरीके से बाबू आई डॉट आई का क्या बनेगा, आई, फिर से मैग्नीट्यूड आई, साथ में कॉस, आई का आई के साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। सर उसी प्रकार से जे का जे के साथ कितना होगा, कैप जे कॉस 0 डिग्री। के का के के साथ क्या होगा, कैप के यानी मैग्नीट्यूड कैप के, फिर से मैग्नीट्यूड कैप ए और कॉस 0 डिग्री। और यहां आई का जे के साथ, जे का के साथ कैप जे, अगेन कैप के, और साथ में कॉस कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। उसी प्रकार से बाबू के का आई के साथ क्या होगा, कैप के, कैप आई और कॉस 90 डिग्री। ये वाला बात समझ में आ रहा है, कहां पे 90 कहां पे 0 मिला। क्योंकि हमको मालूम है कि निर्देशाक्ष जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे झुके हुए होते हैं। तो एक्स अक्ष का वाई के साथ एंगल 90 डिग्री का होता है, वाई का जेड के साथ 90 डिग्री का, जेड का एक्स के साथ 90 डिग्री का संबंध है। तो एक्स को बताने वाला आई होता है, वाई को बताने वाला जे होता है, और जेड को बताने वाला के होता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि आई, जे और के भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे झुके होते हैं। तो आई का जे के साथ कितना डिग्री का झुकाव है, 90, जे का के साथ कितना डिग्री का झुकाव है, 90, और के का आई के साथ पुनः कितना डिग्री का झुकाव होगा, 90 का। तो अगर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट देखा जाए, आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कॉस थीटा। तो ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए
मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो सबको 0 कर देगा। ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो समहाउ कहीं भी अगर दिख जाए हमको आई डॉट जे, या कहीं भी हमको दिख जाए जे डॉट के, या कहीं भी हमको दिख जाए के डॉट आई, तो इसका वैल्यू हम क्या कह सकते हैं 0। तुरंत दिमाग दौड़ाना है कि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आई जे के साथ जे के आई, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि दोनों अक्ष एक दूसरे से कितने डिग्री पे झुके हुए हैं बाबू, 90 डिग्री पर झुके हुए है ना। और 90 डिग्री पर झुके होने के कारण डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और उसी तरीके से जब यहां पहुंचते हो तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। तो अब यहां पर आई का परिमाण क्या होगा 1, एकांक सदिश है ना बाबू, परिमाण 1 होगा, 1 होगा, 1 को 1 से गुना करोगे तो यहां भी कितना मिलेगा, यहां भी कितना मिलेगा। तो रिजल्ट यहां से क्या मिला कि किसी अक्ष को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा दो, या दूसरा अक्ष को उसी दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा दो, या तीसरे वाले को उसी तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा दो, तो उनका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखना है ये बात को। अब एक अक्ष ऐसे गया बाबू, दूसरा वाला भी उसी के साथ गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और क्योंकि ये एकांक है तो एकांक का परिमाण क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 रिजल्ट क्या बनेगा 3, 1 है ना आएगा तो 1 हो गया, कोई ठिकाना नहीं। 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 3, 3 बार नहीं कहा गया तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। ऐसा नहीं है, वो वैल्यू क्या बनेगा 1 ही बनेगा। कौन है बाबू बाहर, हाँ बोलिए कौन बच्चा, 7:30 बजे छुट्टी हो गया जी। बचवो अब इख्तियार में नहीं है यार, बुढ़ा तो है, ये है लापरवाह, बचवो गायब हो जा रहा है, बताइए तो हद। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 हो गया। अब इस लॉजिक को हम लेकर के चले आते हैं अपने मैथ पर। यहां ये देखो आई डॉट आई क्या बनाएगा 1, तो x1 x2 मिल गया ना, ये 1 हो गया। यहां देखो आई डॉट जे क्या बनाएगा 0, तो ये वाला खत्म हो गया बाबू। आई डॉट के खत्म हो गया बाबू, जे डॉट आई खत्म हो गया बाबू, जे डॉट जे 1 आएगा तो यानी y1 y2 होगा, y1 y2 होगा, प्लस यहां देखो जे के कैंसिल, के आई कैंसिल, के जे कैंसिल, सही है ना, और के डॉट के फिर से 1, तो यानी कि z1 एंड z2 किसका वैल्यू ये निकला है a डॉट b का, जो हम अभी माने थे। निष्कर्ष क्या निकाला कि जब हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम आई जे के पे फोकस नहीं होंगे, बस इस पर फोकस होंगे कि आई के गुणांकों को, दोनों सदिशों के आई गुणांकों को गुना करना है, दोनों सदिशों के जे गुणांकों को आपस में गुना करना है, और दोनों सदिशों के के गुणांकों को आपस में गुना कर देना है। बस देखिए x1 x2, x1 क्या था पहले वाले सदिश का आई गुणांक, ये देखो x1 क्या था पहले वाले सदिश के आई का गुणांक, फिर x2 क्या था दूसरे वाले सदिश, कहां पर लिखे है बाबू, ऊपर चला गया क्या वो, इधर है, इधर है, किधर है, डायरेक्ट लिख दिए थे, अच्छा यहां डायरेक्ट लिख दिए थे, बताइए तो, कोई बात नहीं अभी इसको हम डायरेक्ट करते हैं। x2 क्या है भाई दूसरे वाले सदिश का आई गुणांक है, यहां देखो दोनों का गुना हो गया ना। y1 क्या है बाबू पहले वाले सदिश का जे गुणांक, y2 क्या है बाबू दूसरे वाले सदिश का जे गुणांक, z1 क्या है पहले वाले सदिश का, उसी तरह से z2 क्या है दूसरे वाले सदिश का के गुणांक। बस हमको इतना सा काम कर लेना है, रिजल्ट मेरे पास हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देखो एग्जाम्पल पे, मेरे पास एक सदिश है वेक्टर ए, वो हो गया 2i माइनस 3j माइनस का 4k, और एक दूसरा सदिश मेरे पास है वेक्टर बी माइनस का 2i प्लस का 9j और प्लस का 4k। हमसे कह दिया कि वेक्टर a डॉट बी निकालो। देखो अब a डॉट बी निकालने का फॉर्मूला पे तुम जाओगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b, तो a का मैग्नीट्यूड निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, निकल जाएगा। b का मैग्नीट्यूड निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, निकल जाएगा। बट क्या कॉस थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं ना दिया हुआ है, तो यहाँ नहीं, यह फॉर्मूला से तो नहीं बनने वाला, यहाँ पे हमको डायरेक्ट अप्रोच करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दोनों के आई गुणांकों को आपस में गुना करेंगे, कितना आ गया बाबू -4,
दोनों के जे गुणांकों को आपस में गुना करो, 9 तिया 27, तो माइनस का 27, क्यों माइनस का हुआ वो तुम जानो। दोनों के गुणांकों को आपस में गुना करो, माइनस का 16, सब को जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि सब माइनस में है ना, माइनस के साथ 27 4 31, 41 46 47, माइनस का 47, यही आएगा ना, यही मेरा आंसर बन गया। तकलीफ नहीं, ठीक। और यहीं से हमको अगर बोल दे वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, फॉर एग्जांपल यहीं पे हमको वैल्यू बोल दिया, चलो बताओ कॉस थीटा क्या होगा, इनके बीच का एंगल बताओ, ये दोनों सदिश कितना पे झुके हुए हैं, तुरंत बोलना है तुमको कि कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। तो अब हम देखेंगे कि ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का 9 और 4 का 16, 25 4 29, रूट में आ गया 29। यहां देखो बाबू कितना आएगा, 2 का 4, 9 का 81, 4 का 16, 20 101, रूट में कितना आ गया बाबू 101। तो ये हो गया बाबू अंडर रूट 29 एंड अंडर रूट 101। थीटा बराबर निकल जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 47 अब बटे रूट में 29 और साथ में रूट का, यही आंसर होगा। और क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कॉस थीटा। लंबवत होने की क्या शर्त है सर, बड़ा सिंपल सा शर्त निकाले थे आप अभी, ए डॉट बी बराबर इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी देन, तब क्या होगा सर, दोनों का अदिश गुणनफल 0 हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछेगा क्या दोनों सदिश एक दूसरे के लंब पर हैं, तो तुमको थीटा 90 डिग्री नहीं ढूंढना है, तुमको दोनों सदिशों का क्या कर देना है, अदिश गुणनफल। अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, हमको समझाया था अभी। देखो ये है ना परपेंडिकुलर वाला आई डॉट जे, आई और जे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, आई इधर जा रहा है जे इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर होता है ना। देखो थीटा 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या बनाता है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होगा जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसको भी याद रखना पड़ेगा, बहुत भारी बात हो गया। देखो इसको एक बार थोड़ा सा और चलते हैं और बताया जाएगा, पहले देख लो इसको अच्छे से। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्या सदिश वेक्टर ए इज इक्वल माइनस आई प्लस जे माइनस 2k तथा वेक्टर बी 2i प्लस जे प्लस के एक दूसरे पर लंब हैं। अब इसकी जांच करनी है, दे दिया गया दो सदिश बाबू, अब बोलेगा क्या ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, तो उसके लिए आपको कॉस थीटा नहीं ढूंढना है, आपके पास सॉल्यूशन में इत्मीनान से एकदम सॉल्यूशन में आपको क्या चेक करना होगा, केवल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल, वेक्टर ए का वैल्यू देखो क्या हो गया, माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का 2k डॉट वेक्टर बी 2i प्लस का जे और प्लस का k। अब वैल्यू निकालते हैं ना, -1 को 2 से गुना करेंगे माइनस का 2, +1 को +1 से करेंगे प्लस का 1, -2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2। वैल्यू कितना आ गया बाबू, माइनस का 3, ये आ गया ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर ए डॉट सॉरी कैपिटल है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, अतः वेक्टर ए परपेंडिकुलर नहीं होगा किस पर, अगर परपेंडिकुलर होता तो ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर आ जाता, 0 के बराबर। एक चीज ये सीखा, इसी के बाद एक और चीज है बाबू, इसी में आ गया कि ए डॉट बी ज्ञात करें यदि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर 8, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी बराबर 6 तथा
थीटा इज इक्वल कितना हो 45 डिग्री, ऐसा। तो हमको ए डॉट बी निकालने के लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा बाबू कि वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी बराबर क्या होगा। सर हमको मालूम है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए होता है, सर हमको ये भी मालूम है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर बी होता है, पता है। और साथ में क्या लगता है बाबू, कॉस थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू हो गया 8, मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू हो गया 6, और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कौन लग गया बाबू 45 डिग्री, तो ये हो गया 48, और 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ये हो गया बाबू 24√2। इसका आंसर हो, सॉरी ये आंसर नहीं होगा ना, ये आंसर नहीं होगा, यहां से निकल गया बाबू 24√2। किसका वैल्यू आया बाबू, ये ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब सही है, ये हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, फिर √2 नीचे आएगा, तो 2 बन जाएगा, 2 से 48 को काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, तो 24√2 आएगा ना ये। और ये किसका वैल्यू निकल कर आएगा, ए डॉट बी का, ए डॉट बी। जब मैग्नीट्यूड वगैरह दिया रहेगा, यानी यहां पर डिसीजन आपको लेना है कि वैल्यू कौन सा निकालना है। थीटा अगर निकालना है तो उसके लिए कैसा अप्रोच होगा, जैसे कॉस थीटा हमको निकालना है तो कॉस थीटा निकालने के लिए ए डॉट बी हमको निकालने आना चाहिए। अब ए डॉट बी हम कैसे निकालेंगे, क्या हुआ हर्ष, क्या हुआ, बेंच पे लिख रहा बाबू। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, सर दोनों सदिश होंगे, दोनों सदिशों के गुणांकों को हम गुना करना शुरू कर देंगे। कौन से गुणांकों को, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के के साथ। रिजल्ट मिल गया आई डॉट का, माने ए डॉट बी का। ये हुआ डायरेक्ट अप्रोच। फिर मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, और बीच का थीटा दिया रहेगा, तब भी हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं, जो यहां पर आप देख रहे हैं। क्लियर है। हम लोगों को इसमें सिद्ध करने वाला भी रहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सिद्ध करो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी रहता है। अब सिद्ध करने वाला, हालांकि पढ़ा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो भी रहा होगा, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, इसको ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, 11th में अगर देखे हो तो। नहीं है तो देखो कितना निष्कर्ष यहाँ छिपा हुआ है इसमें, यहाँ ये 2 निष्कर्ष निकला था ना यहाँ पर। अच्छा एक और चीज यहाँ है, आई को आई के साथ करते हैं, देखो ये वाला है ना रिजल्ट, आई को आई से, जैसे वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ ही बना दें, तो आप लिखिएगा ऐसे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए लिखोगे, फिर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, और साथ में लिखो क्या, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, सही किया बाबू ये चीज। अच्छा देखना निष्कर्ष क्या निकलता है। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर यहां होगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू, वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। और कॉस कितना डिग्री होगा बाबू, पता नहीं चला ना, कॉस 0 डिग्री होगा, क्यों, एकांक नहीं है ये, कहां एकांक है, क्या ये एकांक सदिश है, क्या पहचान, हाँ यस, क्योंकि सर दोनों एक ही दिशा में सर। एकांक तो तब होगा ना जब इसके ऊपर में यूनिट वाला सिंबल बनेगा, तो यूनिट वाला सिंबल देखो कैप लगा हुआ है, क्या ये एकांक है, नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि अगर इसका वैल्यू 4 आएगा तो इसका वैल्यू भी 4 आएगा, तो यानी 4 का स्क्वायर ही कह रहा है। तो ए डॉट ए अगर कहीं पर भी मेरे मैथ में इंटायरली वेक्टर में ए डॉट ए रहेगा या बी डॉट बी रहेगा, तो हम मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर लगा सकते हैं। यहां से हमको यह अधिकार मिला ना। अगर हम ये बात नहीं बताएंगे तो आगे जो सिद्ध करना है वो कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। हम बोला था ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देखो, वहां दे दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए ये लॉजिक हमको चाहिए कि जब हम कल को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करें और वहां पर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, तो तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुमको पता हो कि सर ये काम कैसे किया, कि मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कॉस जीरो का वैल्यू 1। तो यानी निष्कर्ष ये निकला कि वेक्टर ए को अगर ए से गुना किया जाए तो हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कल को अगर ऐसे लिख दिया जाए कि वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का मैग्नीट्यूड लगाकर स्क्वायर किया जा सकता है। यहां से यह अधिकार मिला हमको, मिल सकता है ना। हाँ बाबू ये काम आएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो आगे इसी चैप्टर में 10.3 में आगे वो नाप लेगा हमको, तो फिर कैसे काम करोगे, ये लॉजिक रहना चाहिए ना पास में। अच्छा क्या क्या बात की है, बहुत जल्दी बोल दिया, बात क्या क्या हुआ। पहले तो हम ये बनाने दिया, उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन सबसे बन गया। तो पोजीशन वेक्टर, परिमाण निकालना, दिक् अनुपात, दिक् कोजिया, ये सब हमको समझ में आ गया। इसके बाद शुरू किया डॉट प्रोडक्ट शुरू किया। डॉट प्रोडक्ट है अगर दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हों
और वो थीटा कोण कितना होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा तथा 180 डिग्री हो या 180 से छोटा। बाबू अगर 180 डिग्री होगा, दो एंगल का तो हम जिक्र कर दिए, एक मिनट बाबू, 180 को छोड़ दिए, देखो 0 को तो जिक्र हो गया, 90 का जिक्र हो गया यहाँ पे, है ना, 180 को भी देख लेते हैं। एक सदिश यहाँ भागेगा तो दूसरा सदिश कहाँ जाएगा बाबू, इस दिशा में, ये हो गया वेक्टर ए तो ये हो गया वेक्टर बी, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या बन गया, यही है ना। और cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। ओके, अगर -1 होता है, अगर ऐसे याद रखा करो, कितना अच्छा लगता है, a डॉट बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, और साथ में क्या लग गया बाबू, cos 180। तो क्या हम लिख सकते हैं माइनस का, बाबू क्या ये रिजल्ट माइनस का मिल गया, वेक्टर ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट ऋणात्मक कब होगा, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये बात टीचर लिखाएगा नहीं, ये बात तुमको याद रखना। तीन कंडीशन आए, ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया, लंबवत होंगे, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। ए डॉट बी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत रन कर रहे होंगे, सही है ना। और तीसरा वाला था एक ए डॉट बी का वैल्यू डायरेक्ट उनके परिमाणों के बराबर था, इसका मतलब कि दोनों सदिश एक ही दिशा में, ये 0 डिग्री है ना, दो सदिश एक ही दिशा में है, दो अलग अलग सदिश एक ही दिशा में है, इसलिए उनका परिमाणों का गुणनफल डायरेक्ट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन देगा कि एक व्यक्ति है जो एक दिशा में जा रहा है और उसका पीछा करता हुआ दूसरा व्यक्ति है उसी दिशा में जा रहा है, तो उनका परिमाण क्या होगा टोटल, तो परिमाण डायरेक्ट दोनों के परिमाणों का गुणनफल हो जाएगा। वहां पे थीटा का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि एक का पीछा करने के लिए दूसरा दौड़ रहा है तो दूसरा उसके पीछे पीछे ना दौड़ रहा है बाबू। तो यहाँ पर डायरेक्ट उनके परिमाणों का हम क्या कर देंगे, गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट गुणनफल बन जाएगा। ये पढ़ा ही इसलिए जा रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स को आसान करेगा, हम जबरदस्ती उसको घसीटेंगे कि अरे कैसे हो रहा है, कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कहाँ हुआ, ये वाला तुम बोलोगे सर इसको नोट करना है, बिल्कुल नोट नहीं करना, यहां से निष्कर्ष निकाले हम, इसको नोट करना है। डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों का अदिश गुणन में क्या करना होता है वो सिखाया गया आपको, कि आई को आई के साथ, यानी आई के गुणांक को आई के गुणांक के साथ, जे के गुणांक को जे के गुणांक के साथ और के को के से गुना करना है। आई को जे से गुना नहीं कर सकते, करेंगे तो वैल्यू 0 बनाएगा। जे को के से गुना नहीं कर सकते, करेंगे तो 0 बनाएगा। कैसे बनाएगा उसके लिए अगले पेज में आपको बता दिया गया, क्योंकि आई जे और के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए आई का जे के साथ बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, और cos 90 क्या हो जाता है 0, इसलिए आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का के साथ और के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलेगा। तो हम फालतू को उसको कैलकुलेशन में क्यों शामिल करके टाइम लॉस करेंगे। उसी तरीके से आई का आई के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री पर, तो जो एंगल 0 है तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1। आई जो है वो मेरा एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, ध्यान रखिएगा, नामे है एकांक, उसका परिमाण 1 होगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर उस 1 को गुना करेंगे 1 से, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। 2 रिजल्ट हुआ। तीसरा, ये एकांक नहीं है, ये अब सदिश है, दो सदिशों का, दोनों सदिश क्या हो, समान, वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही अगर डॉट प्रोडक्ट लगा दिया जाए तो उनके परिमाण का वर्ग प्राप्त होता है। सही, ये जानना इसलिए जरूरी है कि आगे हमको कॉशी का थ्योरम है उसको साबित करना है, वहां पर हमको स्क्वायर चाहिए। अब वो स्क्वायर बताने के लिए जब हम डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करेंगे और बोलेंगे हाँ ऐसा होता है, तो तुम सिर्फ इसलिए याद रखोगे कि ऐसा होता है, और आज देखोगे तो आज ये समझोगे कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो हमको वो चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक, इसके बाद हम आपको बताया है अगला एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताया। यहां क्या बताया बाबू, गुना करने के लिए, कि डायरेक्ट गुना करना है, आपस में एक दूसरे पे लंब है। चेक कैसे करेंगे, दो सदिश एक दूसरे पर लंब होंगे यदि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए 0। दो सदिश एक दूसरे पर लंब होंगे यदि उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल 0 हो। ये हमको याद रखना है ना। दो सदिश को हम तभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर मानेंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और समांतर, दो सदिश समांतर कब होंगे, वो हम लोग सदिश गुणन में देखेंगे कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। हाँ, तो वो भी हम लोगों को देखना है, बट अभी नहीं, जब सदिश गुणन होगा तब। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बाबू ये सब।
एक क्वेश्चन और बताए थे ना, यहाँ ए डॉट बी निकालना है, ए का परिमाण दिया हुआ है, बी का परिमाण दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो ए डॉट बी का रिजल्ट ये रहा। सही है। अब आते हैं कि एग्जाम्पल में, वही सब दिया हुआ है, जितना बात अभी हम बताए हैं ना आपको, सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, हम एक एग्जाम्पल करते हैं, सिर्फ देखो यहाँ इत्मीनान से। ये एग्जाम्पल 13 है बाबू। कह रहा है कि दो सदिश ए और बी का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण दिया हुआ है कितना 1 और वेक्टर बी का परिमाण बराबर कितना दिया हुआ है 2। किताब है बाबू पास में, वहाँ पे किताब है, ओपन कर लो किताब, पेज नंबर 368 पे चले आओ, पेज नंबर 368। इसमें अलग पेज है, ले बाबू तुम अपना देखो, हम पुराना किताब खाली एक बार बता देते हैं बाबू। ये है बाबू पेज नंबर 459, 459 पे ले बाबू। 13 नंबर एग्जाम्पल देखिए बाबू, दो सदिशों का परिमाण दिया हुआ है, तो दो सदिश ए और बी अगर बोल रहा है तो पहला वाला वैल्यू ए का होगा परिमाण और दूसरा वाला बी का परिमाण होगा। वो सदिश नहीं हो सकता, सदिश का परिमाण होगा। तो परिमाण को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड रूप में लिखते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया हुआ है 2। और क्या दिया हुआ है बाबू, हाँ ए डॉट बी बराबर 1 दे रखा है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 दे रखा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी हमको थीटा निकालना है। देखो जो दिया है वो लिख दिया, जो निकालना है उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमको मालूम है कि थीटा निकालने का मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। तो कॉस थीटा निकालना है, फिलहाल थीटा निकालना है तो कॉस थीटा को रहने दो। ए डॉट बी का वैल्यू 1 हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 1 और 1 का मैग्नीट्यूड हो गया 2। कॉस थीटा इज इक्वल 1/2। कॉस थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो थीटा बराबर निकल गया ना बाबू 60 डिग्री या π/3, दोनों बोल सकते हैं ना, बन गया एंगल, खत्म। इतना ही डिफिकल्ट है। देखिए कितना टाइम लगा। अब आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला ही नहीं है तो फिर मैथ नहीं बन रहा है, फिर मैथ रुक जाएगा यहाँ पे निकालने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए बाबू क्या है, इसी से जुड़ा रहे तो बताएंगे, कोई नया फॉर्मूला होगा तो देखा जाएगा। क्या निकालना है बाबू, सदिश इतना इतना के बीच का कोण ज्ञात करना। अब सदिश पहले दे दिया ना बाबू, वेक्टर ए बताओ तो क्या दिया हुआ है i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी कितना दिया हुआ बाबू i माइनस जे प्लस, बस देखिए i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी दिया हुआ, इनके बीच का सिर्फ कोण निकालना है। हमको मालूम है कि इनके बीच का कोण का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। अब हमको ये जवाब दो कि क्या तुम ए डॉट बी निकाल सकते हो। कितने बच्चे हैं जो यहां पर ए डॉट बी नहीं निकाल सकते, एक भी नहीं, यानी सब लोग निकाल सकते हैं। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल सकते हो। जब सब निकालिए लोगे तो वैल्यू को रख के कॉस थीटा नहीं निकाल लेंगे। निकालिए एग्जांपल नंबर 14 बनाइए। बन गया, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया बाबू -1। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है √3, अब बी का और दोनों √3 आया, यानी ये आ गया -1/√3 एंड √3। वाह, तब तो ये बन गया कॉस थीटा इज इक्वल -1/3 हो गया बाबू, और थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स -1/3। सबको आया बाबू इतना आंसर, चलिए बहुत अच्छे। एग्जाम्पल नंबर 15, किताब आपके पास होगा अगर तो देखिए। आप कौन है भाई,
वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे माइनस 3k, वेक्टर बी इज इक्वल i प्लस 3j माइनस 5k। तो हम लोग को दर्शाना है, वी हैव टू शो, क्या दिखाना है भाई, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यही शो करना है ना। देखो तो पहले क्वेश्चन जो समझे तुम, क्या उससे ये निष्कर्ष निकाल रहे हो कि ये करना है हम लोगों को, कि हम लोगों को ये शो करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर ऐसा होगा तो इसके केवल एक ही सिनेरियो है बाबू, है ना, कि ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब, साहिल ऐसा कब संभव है कि दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। कौन जीरो हो, क्या निकालेंगे, दोनों के योगफल को जोड़ेंगे। अच्छा, इसका योगफल जोड़ेंगे और इसका घटाएंगे, दोनों का जीरो आ जाएगा। ऐसे जवाब देंगे कि सर ऐसा तभी संभव है जब a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, है ना। डॉट प्रोडक्ट यानी दोनों का अदिश गुणन जीरो आ जाए, ये ना। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी। हम जो चीज करने वाले हैं ना, वो कॉपी चेक करने वाले को बताएंगे कि ऐसा हो जाए। इसके लिए क्या करना, लिखा ऐसा तभी संभव है जब वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी का अदिश गुणन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य हो। अर्थात क्या दिखाने वाले हैं सर, हम दिखलाएंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल जीरो। ये बात हम पहले बता दिया कॉपी चेक करने वाले को कि हम ये करने वाले हैं, हम ये शो करेंगे ये चीज कि अगर हुआ तो ही हम मानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ए बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है वो चेक करना है। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो हम पहले शो करेंगे, तुमको पता चल ही गया ना करना क्या है। तो तुम पहले क्या करोगे प्राची, पहले क्या करोगी, या चलिए काम कीजिए बाबू। नीचे निष्कर्ष लिख दिए, हाँ नीचे निष्कर्ष लिख लो। जब जीरो आ जाए तब लिखना क्या है, नीचे लिखना पड़ेगा ना। अतः इससे स्पष्ट है इतना डॉट इतना परपेंडिकुलर इतना, इसलिए वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, 6i प्लस 2j माइनस का 8k का डॉट लगा दिया, 4i माइनस का 4j और प्लस का 2k, ये हो गया 6 चौके हो गया 24, 8 और माइनस का 16 बराबर 0। अतः वेक्टर a प्लस वेक्टर b परपेंडिकुलर है वेक्टर a माइनस वेक्टर
सत्यापित हुआ। नहीं मतलब होल्ड का मतलब अभी हम बता देंगे, पहले 17 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़ा जाए। यदि दो सदिश वेक्टर ए और बी इस प्रकार हैं कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल 2 और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इज इक्वल 3 और ए डॉट बी वेक्टर बी बराबर 4, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा वो ज्ञात करें। फंस गया मामला कि सर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। जैसा कि अभी हम बताया कि एक ही थ्योरम हम ऐसा बताया है जो साबित वगैरह करने में काम आएगा, एक को बताया था। अच्छा, नेविगेट करने की जरूरत भी नहीं है, तुमको याद आ जाएगा। ऐसा वाला बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम उल्टा लिख रहे हैं। क्या हम मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए? एक ही बात है, तो क्या इसको उल्टा लिख सकते हैं? इसको भी वैसे ही करते हैं बाबू। इस वैल्यू को, ये जो है, इसको हम ऐसा लिख देंगे कि माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख सकते हैं। थोड़ा दिमाग पे गौर करना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा, वरना समझे में नहीं आएगा। अगर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर ए डॉट ए हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए माइनस बी और ए माइनस बी अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? क्या नहीं? तो सोचो, हो सकता? एक ही बात है ना बाबू। मान लो कि a माइनस बी का कोई वैल्यू है, a माइनस बी मान लो ये p है, तो a माइनस बी का वैल्यू हम क्या बोल दिया? p मान लीजिए। तो बाबू एक तरह से देखा जाए तो ये लिख सकते हैं कि नहीं? उसी वेक्टर p को a माइनस बी मान लिया गया है, बस इतना ही फर्क है। कोई दिक्कत? बस इतना ही समझना था। और ये वाला चीज बनेगा ही उसके आधार पर। ऐसे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है इसका? क्या कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। तो इसको बनाने के लिए इसके सॉल्यूशन में जब हम आते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में इसका हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी एक सदिश है, उसका हम स्क्वायर लगा दिया। तो किसी सदिश के मैग्नीट्यूड का वर्ग उसी सदिश को दो बार डॉट प्रोडक्ट करने से प्राप्त होता है। किसी सदिश के मैग्नीट्यूड का वर्ग उसी सदिश को डॉट प्रोडक्ट करने से प्राप्त होता है। तो उसी सदिश का, सदिश कौन है बाबू? a माइनस बी, उसी सदिश का डॉट प्रोडक्ट करने से प्राप्त होता है। कर दिया ना? जैसे ये फॉर्म है वैसे ये रिजल्ट है। और इसके बाद गुना करेंगे वेक्टर ए को वेक्टर ए से, तो क्या बनेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मिलेगा। फिर वेक्टर ए को माइनस के वेक्टर बी से, तो माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर माइनस के वेक्टर बी को ए से करेंगे, तो माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और माइनस के वेक्टर बी को माइनस के वेक्टर बी से गुना करेंगे, तो प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब ये वाला गुना किसको समझ में नहीं आया? इस एक को इससे भी गुना किया और इसी को इससे भी गुना किया, क्योंकि बीच में माइनस है बाबू। फिर ये वाला जो माइनस है, माइनस वेक्टर बी, उसको इससे भी गुना किया है और फिर इससे भी गुना किया है। तो इससे गुना करेंगे तो ए वेक्टर और ए डॉट बी बनेगा, माइनस का ए बी ए बनेगा और प्लस का बी बी। तकलीफ यहां तक नहीं? अच्छी बात है। ए डॉट ए के बारे में बता दिए हैं कि ये होगा, बी डॉट बी भी वैसे ही काम करेगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? प्रीवियस पेज में बता दिए इसके बारे में। अब ये जो है रिजल्ट माइनस का 2a डॉट बी होगा। क्यों होगा सर? ये तो b डॉट ए है और ये a डॉट बी है, तो सदिश तो बराबर नहीं हो सकते। लेकिन बाबू ये अदिश गुणन है, तो a को b से गुना करो या b को a से गुना करो, क्या रिजल्ट बदल जाएंगे या वही रहेंगे? सदिश नहीं ना है इसके साथ। i का गुणांक i से गुना होगा, j का गुणांक j से गुना होगा, और है मेरे पास एक आगे बना हुआ a डॉट बी, या यही है।
चलो इसका निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बनेगा, 5 एकम 5, ये क्या बनेगा -3, ये क्या मिलेगा प्लस का 15, आंसर आ गया 17। चलो अब निकालते हैं बी डॉट ए। पहले बी का वैल्यू होगा, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 3 को -1 से करेंगे -3, -5 को -3 से करेंगे तो प्लस का 15। आंसर कितना आया बाबू? तो चाहे हम ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें, दोनों वैल्यू आपस में क्या होने वाला है, बराबर। अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है। क्या ये निष्कर्ष हम सही बोल रहे हैं? 8th क्लास में पढ़े क्रम विनिमय, ए और बी को बी और ए भी बोल सकते हैं, इसको क्रम विनिमय बोलते हैं। तो अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, ठीक है भाई। उस हिसाब से यहां पर ये जो एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। यहां पर अपने अपने टोपी को छोड़ के सब भाग गया। क्या हम इसको ऐसा लिख दें कि स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी माइनस का ए डॉट बी प्लस का बी डॉट बी, और यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि ये किस नियम को फॉलो करेगा, क्रम विनिमय को फॉलो करेगा। कौन? अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड का, ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस, अब यहां पे जो जो वैल्यू दिया हुआ है सबको लिखो। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल, ए का मैग्नीट्यूड है 2 तो ये हो गया बाबू 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ बाबू 4 तो यहाँ 4 लिख दिया, प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ मैग्नीट्यूड 3 तो 3 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल 4 8 और 9, 9 4 13, 13 में से 8 गया 5, तो ये हो गया बाबू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल, क्या मिल गया, बहुत भारी। लेकिन हाँ, इसके रिजल्ट को डिराइव करने में वो पिछले पेज में बताया गया ए डॉट ए काफी सहायक हुआ, और नहीं अगर बताते तो अभी क्या काम चलता, अच्छा तो ए डॉट ए स्क्वायर करना है, अच्छा तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करना है। अगर हम इसको यूं ही छोड़ दें तो फिर हल होगा ही नहीं। किसी सदिश का परिमाण निकालना है तो परिमाण तो हम तब निकालेंगे ना जब मेरे पास a माइनस बी होगा। क्या यहां से हम a माइनस बी कहीं पे भी निकाल सकते हैं? a और b दिया हुआ है ही नहीं तो a माइनस बी निकलेगा कभी? यहां तो a का परिमाण न दिया हुआ बाबू, यहां b का परिमाण दिया हुआ है, तो क्या a माइनस बी हम निकाल पाएंगे? नहीं ना। तो a माइनस बी निकालने के और क्या तरकीब होंगे? हम बोला इसका स्क्वायर कर दो, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और वो नियम यहां है। वो नियम कहां है बाबू? यहां छिपा हुआ। तकलीफ देखो, सवाल नहीं है तो नोट करो, सवाल है तो पहले सवाल करो फिर नोट करो। चलिए इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। 17 था ना ये, 18वां नंबर एग्जाम्पल। अब बाबू हाँ आ रहे हैं 16 पे यार, बता देंगे। अजीब हाल एकदम है। 18 क्योंकि 17 के जैसा है 18, इसलिए 18 बता रहे हैं। देखो तो पहले, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, वेक्टर ए क्या है? एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, इसलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। पहला लाइन से हमको सिर्फ यही पता चला, और फिर लिखा हुआ है हम लोगों के लिए कि x माइनस वेक्टर ए और साथ ही x प्लस वेक्टर ए का वैल्यू किसके बराबर है? 8। तो x का मैग्नीट्यूड याद करना है, तो ये तरीका तो हम लोगों को बनाने के लिए अब आ ही गया। गुना करना है x को x के साथ, ये हो जाएगा x डॉट x, फिर इस x को a से करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू x डॉट a, फिर यहां पर देखो माइनस a को x से करेंगे तो माइनस का a डॉट x, और फिर माइनस के a को a से करेंगे तो माइनस का a डॉट a, किसके बराबर? और इसका तरीका भी हमको मालूम है कि ये है x का स्क्वायर, सॉरी ये तो कट गया, क्या बाबू? डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होते हैं, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हुआ? x डॉट a और a डॉट x, इसलिए दोनों कट गया होगा। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बच रहा है वो है माइनस का स्क्वायर बराबर 8, x का
स्क्वायर, अब माइनस इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8। फिर हम देखेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल 8 एक कितना हो जाएगा 9, और x का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, ये आंसर हो गया। इसलिए बोला कि हमको ये बता लें दो। तकलीफ नहीं, नोट करना है। अच्छा, तुम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले हमको लगता है कि ये वाला जो चीज़ है इसको तो गुना करते ही, गुना करते तो क्या ये काटते या इसको रहने देते? पक्का वही क्रम विनिमय सोचते। तो क्या सोचते? एक प्लस में एक माइनस में, तब तो बराबर नहीं दिख रहा दोनों, x डॉट ए और a डॉट एक्स है, तब तो क्रम विनिमय आता ना टॉपिक। तो बिना क्रम विनिमय हुए, बिना उसको जाने हम इसको काट कैसे सकते हैं? तो एक जानकारी ये कि क्रम विनिमय होता ही होता है, तभी ये कटेगा। चलो आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आके रुक जाते, क्योंकि अब कैसे करना है। फिर तुम क्वेश्चन एक बार दो बार पढ़ते तो ऊपर में दिखता कि वेक्टर ए कैसी राशि है, मात्रक सदिश है, सॉरी मात्रक सदिश है, और जो मात्रक सदिश है उसका परिमाण क्या हो जाता है 1, इसलिए इसके जगह पे तुम क्या रख देते 1, और यहीं से x का मैग्नीट्यूड 3 मिल जाता। हम इसको शुरू से चले, क्योंकि हम शुरू से पढ़े या एक दो बार बना चुके हैं पहले, और तुम इसको अभी पहली बार पढ़े हो, लेकिन तुमको भी अप्रोच दिख गया तुम्हारे हिसाब से भी। नोट करो, हम बोल भी रहे होते हैं ना तो अमृता लिख रही होती है, ऐसे कर रही एक्सप्रेशन दे रही हो अच्छा, लेकिन लिख रही है। मल्टी टैलेंटेड होने के वजह से समझ में नहीं आता है, समझ गई ना? हाँ, एक बार में एक चीज पे करो, या तो हमको देख ही लो कि क्या बकबक कर रहा है, और नहीं तो फिर स्वाहा। एक वेक्टर ये हो गया, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। एक दूसरा वेक्टर हो गया बाबू ये, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर बी। अब हम लिख रहे हैं वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, ऐसे लिखाएगा ना प्रक्षेप। वेक्टर बी का प्रक्षेप रखना है किस पर? ए पर, यानी प्रोजेक्शन गिराना है ए पर। तो जैसे ए की दिशा होगी बी भी उसी दिशा में चलने लगेगी। तो ए की दिशा किस पर गिर रहा है, कौन गिर रहा है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो गिर कौन रहा है बाबू? बी। तो बी गिर रहा है किस पर? ए पर। तो ए जैसे चल रहा है वो उसी दिशा में जाएगी। तो ए की दिशा क्या होगी? मिल गया। अब बी का जो भी सदिश होगा वो सदिश इस पर गिर गया, ये बी इसी पर गिर गया, तो बी सदिश कौन होगा? तो जो बी का वैल्यू है। उसी तरीके से वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। अब इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि ए वेक्टर जो है वो बी पर गिर गया, यही मतलब ना हुआ। तो ए वेक्टर बी पर गिरेगा तो बी तो ऐसे जा रही है, तो जो बी की दिशा है वो तो हो गई, और ए अपने वैल्यू के साथ इस पर गिरेगा, तो ए का जो भी वैल्यू हो। दिखा? यानी जिस पर गिरेगा, जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा ना। ट्रेन वो चल रहा है वो चलता रहेगा, तो इसलिए ट्रेन की जो दिशा है वो एकांक है, ये दिशा बताता है, समझे? और जो गिर रहा है वो जो वेक्टर है आपका वो अपने वैल्यू को लेकर रहेगा। अब किताब में ऐसे नहीं बताएगा, किताब में देखो क्या करेगा वो। क्वेश्चन का कौन सा था बाबू? प्राची कौन सा नंबर था बाबू? 16। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 16। देखो इसमें क्या किया, कहाँ गए भाई? 16। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ये निकालना है। 16 नंबर में क्या बोला? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं बाबू, पहले शब्द को पकड़ा, पहले शब्द बहुत सीख लो। ए का बी पर प्रक्षेप, तो बी पर प्रक्षेप का मतलब बी पर कूद गया। कौन कूदा है? ए। तो इसका मतलब बी पर कूदा है तो बी की दिशा देखनी होगी, कहां भाग रहा है। तो बी की दिशा देखने के लिए आपको क्या चाहिए? बी का एकांक, और कूदने वाला कौन है? ए। तो ए का क्या चाहिए? जो भी चल रहा है वेक्टर, यही रिजल्ट है। किताब में लिखेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। अब ये बताओ कि क्या दोनों अलग अलग है या एक? एक ही है ना दोनों? क्यों एक है दोनों, तुम बताओ। यस बाबू, क्योंकि इसका वैल्यू तो यही होता है। किताब में ऐसे देते हैं, लेकिन जब इसको ऐसे देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ यार कि मतलब एक दौड़ रहा हो, उसे कंधे पे आके ऊपर से कोई गिर गया,
तो जब कंधे पे आके कोई बैठा तो ये बंदा जो दौड़ रहा है वो उसी दिशा में दौड़ता रहेगा। तो जो बंदा दौड़ रहा है उसका एकांक निकालो, ये वो एकांक हो गया। और जो कूदा वो अपने सदिश को लेके कूदा, तो उसका जो भी वैल्यू है लाइक आई जे के जो भी है वो अपना लिख दो। इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला ही इसका रखते हैं समझने के लिए, समझे। और उसके बाद दिया हुआ है क्या कि वेक्टर ए बराबर कितना है बाबू, 2i 3j 2i 3j प्लस 2k, और वेक्टर बी कितना है बाबू, i प्लस 2j प्लस के। तो लिखेंगे क्या, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप इज इक्वल वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड, सॉरी बी का कैप डायरेक्ट। तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है बाबू, 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये हो गया। और बी का कैप निकालोगे तो पहले बी का वैल्यू होगा बाबू i प्लस 2j प्लस का के, देखो मैग्नीट्यूड बन जाएगा अपने आप, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। देख बाबू आ गया, वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। कहाँ परिमाण कैसे निकाला जाता है, परिमाण कैसे निकालते हैं किसी सदिश का, चलो टाइम लॉस होगा हटाओ। ये वाला फॉर्मूला बाबू, ये वाला फॉर्मूला अलग हो गया ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन अंडर रूट, सॉरी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी है ना। उसी को हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, आप भी ऐसे लिखा करें फॉर्मूला। ऐसे लिखने से कम पता तो चलेगा कि ए अगर बी पे गिरा है तो बी की दिशा में ए भागेगा, ये आ गया। अब इसका रिजल्ट देंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 2 को 1 से करेंगे तो 2, डिवाइडेड बाई 4 5 6 रूट में 6, 10 बटा रूट 6। सही है क्या, 2 तिया 6, दो आंसर देखो तो बाबू इसका 5 बटा 3 रूट 6 हो गया। क्लियर है, लो मेरा ही नहीं, किससे मांगे बाबू किताब, इनका लो बाबू। देखिए बैठे बैठे वो किताब हमको दिलवा रही थी, नोट किया जाए इसको भी। ए का बी पर प्रक्षेप, जिस पर गिराना है उसको, ये शब्द जो है ना बाबू इसको थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्लैरिटी मिलेगी इसमें।